खबर उत्तराखंड के साथ मसूरी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मसूरी में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में होंगे शामिल। अक्सर में आयोजित जनसभा में सीएम लेंगे हिस्सा। आज उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा टेहरी लोकसभा सीट में जनसभा करेंगे। मसूरी में कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का उत्साह। चार धाम के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। वेबसाइट के माध्यम से तीर्थयात्री करा सकेंगे पंजीकरण। पर्यटन विकास परिषद कार्यालय में कॉल सेंटर संचालित। मामूली सी बात को लेकर दक्षिण काली मंदिर के सेवादारों ने युवकों को पीटा। सेवादारों ने युवकों के लाठी डंडों से की पिटाई, वीडियो वायरल। गर्मी बढ़ी है, बिजली कटौती शुरू। मांग करीब 4.3 करोड़ यूनिट पहुंची। यूपीसीएल की फूलने लगी सांस। 10 मई को रोहिणी नक्षत्र में खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। मां यमुना के उत्सव डोली प्रस्थान का कार्यक्रम भी तय। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। इस बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर। चार धाम के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी आज से। वेबसाइट के माध्यम से तीर्थयात्री अब पंजीकरण करा सकेंगे और पर्यटन विकास परिषद कार्यालय में कॉल सेंटर संचालित होगा। और करीब 4 धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में भी बनाए गए हैं। 8 तीर्थ यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं ताकि आसानी से जो श्रद्धालु हैं वो अपना पंजीकरण करा सके, रजिस्ट्रेशन करा सके। तो चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां चाक चौबंद तैयारियां कर ली गई हैं। पर्यटन विकास परिषद कार्यालय में कॉल सेंटर संचालित किया गया है। तो किसी भी आपात स्थिति के लिहाज से ये कॉल सेंटर बनाए गए हैं। 8 तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं ताकि जिस तरीके से लगातार चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, इस लिहाज से उस स्तर की जो तैयारियां हैं होती हुई नजर आ रही हैं। पर्यटन विकास परिषद कार्यालय में भी कॉल सेंटर संचालित किया गया है। तो ट्रांजिट कैंप भी बनाए गए हैं। चार धाम यात्रा को देखते हुए वेबसाइट के माध्यम से तीर्थयात्री अब अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पर्यटन विकास परिषद की ओर से भी व्यवस्था कॉल सेंटर की गई है क्योंकि भारी तादाद में इस बार श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो पिछली बार की अपेक्षा इस बार और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस लिहाज से लगातार जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि एक गजब का उत्साह भी श्रद्धालुओं में इस चार धाम यात्रा को लेकर देखने को मिलता है। और इस लिहाज से ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इस लिहाज से तैयारियां की जा रही हैं। खबर लक्सर से है जहां हरिद्वार लोकसभा सीट पर एक तरफ पार्टी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी जा रही है, वहीं प्रत्याशियों को दूसरे दलों के द्वारा समर्थन दिए जाने का भी सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी क्रम में आरजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ढोल और नगाड़ों और डीजे की थाप में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को अपना समर्थन दिया। और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे। तो कांग्रेस प्रत्याशी आंदोलन कर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी कई वर्षों से एक मुद्दे पर आंदोलन कर रही थी। वो मुद्दा ये था कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी बच्चे हैं 80% रोजगार उनको मिलना चाहिए जो हरिद्वार में फैक्ट्रियां हैं। तो इसके लिए हम कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस पर जो अमल है वो किसी ने किया नहीं। तो हमने बीजेपी, कांग्रेस, बसपा सभी को लेटर भेजा कि जो भी हमारी शर्त को मानेगा, इस मुद्दे पर हमारी जो है सहायता करेगा, हम उसको समर्थन देंगे। तो किसी का जवाब नहीं आया। एकमात्र वीरेंद्र रावत जी ने हमसे वादा किया कि अगर वो हरिद्वार के सांसद बनते हैं तो हरिद्वार के हर परिवार में एक रोजगार देंगे। जो 80% का जो कानून बना हुआ है
उसको सशर्त लागू कराएंगे। इसीलिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने हरिद्वार लोकसभा के लिए कांग्रेस को और वीरेंद्र रावत जी को अपना समर्थन दिया है। तो लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुड़की पहुंचे और इस बीच उनकी वेशभूषा में एक बच्चा उनका स्वागत करने के लिए खड़ा था, जिसे योगी ने अपने संबोधन के दौरान मंच से आवाज देकर अपने पास बुलाया और नेहरू स्टेडियम में बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत की चुनावी जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे तो उनकी नजर एक बच्चे पर पड़ी। बच्चा उनकी वेशभूषा में गुलदस्ता लिए खड़ा हुआ था। मंच से बच्चे को योगी आदित्यनाथ ने आवाज दी और उसे ऊपर बुलाया और इसके बाद बच्चे ने उन्हें बुके देकर उनका आशीर्वाद लिया। अरे उस बच्चे को भेज दो ऊपर, भेज दो उस बच्चे को। मुझे ये सब कुछ मेरे पापा ने बताया था और ये सब कुछ पापा ने कल बताया, तो फिर मैं कटिंग करवाने गया और सब कुछ फिर मैं तो योगी जी ने मुझे एक ही सिलेक्ट करा जिससे मैं आया। अच्छा ये बताइए, इतनी हजारों की भीड़ थी, इसमें आपको बुलाया तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। अच्छा, तो आप अब योगी जी से मिलने लखनऊ जाएंगे क्या? हाँ जी, इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं योगी जी के पास वहाँ जा रहा हूँ लखनऊ, और मैं जरूर जाऊँगा। जरूर जाएंगे। अब भविष्य में आप जब बड़े होंगे, आप बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद क्या बनेंगे आप? मैं योगी जी के जैसे ही बनना चाहूँगा। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से है। बीते दिन बसंत विहार क्षेत्र में एक फ्लैट में कुछ बदमाशों द्वारा लूट और अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़ित विकास त्यागी की तहरीर पर पुलिस सक्रिय हुई और घटना में शामिल 3 अभियुक्तों की तलाश में जुट गई और इस घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके संबंध में अजय सिंह एसएसपी देहरादून ने बताया कि पुलिस द्वारा जांच करने पर सीसीटीवी कैमरे को खंगालने पर पता चला कि बदमाश टैक्सी में घटनास्थल तक पहुंचे और सीसीटीवी कैमरों की जांच में यह भी पाया गया कि कुछ दिन पहले ही एक बाइक सवार द्वारा फ्लैट की रेकी की गई थी, जिस पर संदिग्ध, जिसका नाम ओमवीर बताया जा रहा है, और आशा रोड़ी के पास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे 3.5 लाख लूट के बरामद पैसे भी जब्त किए गए हैं। जब खंगाले गए तो उसमें देखा कि एक संदिग्ध बाइक जो है फ्लैट के आसपास 2-3 दिन दिखाई दी और उसके बाद घटनास्थल से पहले भी घटना के पहले भी वो बाइक वहां पर दिखाई दी। उस बाइक के नंबर के आधार पर हमने एक व्यक्ति को इसमें चिन्हित किया जिसका नाम ओमवीर था और ये बेसिकली भगवानपुर का रहने वाला है। और इसके बाद जब ओमवीर की तलाश की गई तो पता चला कि ये नया नंबर जो अपने बाइक का इस्तेमाल कर रहा है, अपने नंबर को बंद करके निकला हुआ है। तो मुखबिर की सूचना पर और जो हमारे पुलिस तंत्र के लोग जुड़े हुए हैं, इसके आधार पर उसको आशा रोड़ी के आगे सहारनपुर जाते वक्त इसको अरेस्ट किया गया। इससे एक बैग मिला जिसमें 3.5 लाख रुपए जो उसको अपने हिस्से में इस लूट की षड्यंत्र की योजना में शामिल था। सीधे रुक करते हैं यूपी के पीलीभीत का, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं हमको। तो आपको बता दें, लगातार चुनावी प्रचार प्रसार देखा जा रहा है और यहां पर बीजेपी की तरफ से जितिन प्रसाद चुनावी मैदान में हैं और बीएसपी ने यहां पर अल्पसंख्यक का कार्ड फेंका है और कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। फिलहाल सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी वे अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाए।
सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी के रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश में आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने आपके मुरादाबाद लोकसभा की सीट से मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर लोकसभा की सीट से श्री जिशान खान, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा की सीट से श्री अतर अली माहिकी, इन तीनों लोगों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर भी मौजूद है। तो उन्हें आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी वे कार्यकर्ता आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने इन सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का जो हाथी चुनाव चिन्ह है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। इस पुरजोर अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। तो मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करती हुई नजर आई। बढ़ते आगे रुक करते हैं हल्द्वानी में इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन उत्तराखंड बाई की ओर से एक दिवसीय कराटे प्रशिक्षण और ब्लैक बेल्ट का एग्जाम आयोजित किया गया। और इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्तराखंड के कराटे और कोच वीरेंद्र राठौर ने बताया कि उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने हैं, जिसमें कराटे को भी शामिल कर लिया गया है। लिहाजा अब यहाँ के युवाओं के लिए कराटे में अपना जौहर दिखाने का मौका मिलेगा और इसके लिए वो लगातार युवाओं को तैयार कर रहे हैं। कराटे के एग्जाम में कई युवाओं ने शानदार प्रशिक्षण लेते हुए ब्लैक बेल्ट हासिल की है और इसको कराटे के मास्टर के रूप में कनाडा से मुख्य अतिथि के रूप में योगेंद्र चौहान ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजना खेलो इंडिया जिक्र करते हुए इसका कहा कि मैं यहाँ युवाओं को कराटे से जुड़े गुर सिखाने के लिए, उनके प्रतिभा को निखारने के लिए आया हूँ। वैंकूवर से यहाँ पे आया हूँ बच्चों को स्पेशली खेलोगे इंडिया बढ़ेगा इंडिया जो प्रधानमंत्री जी का सपना, उसके तहत बच्चों को ट्रेनिंग के नए नए गुर सिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जैसे कि यहाँ के बच्चे ऑलरेडी कई नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परफॉर्म करते रहते हैं और मेडल जीतते रहते हैं। उत्तराखंड का नाम जो है और हल्द्वानी का नाम आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले कॉमनवेल्थ में भी हमारा यहाँ का प्लेयर है चेतन भट्ट, जिसने कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, मेडल भी जीता था। मैं इसी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उसमें अपना एक जो है भागीदारी करने के लिए आया और बच्चों को आगे नई नई टेक्निक कराटे की सिखाने के लिए आया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने
गारंटी पर आधारित इस घोषणा पत्र को कांग्रेस पार्टी ने जुमला करार दिया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी चनिका उनियाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जन भावनाओं का मजाक बनाकर रख दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, लेकिन स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। और बीजेपी ने देश की जनता से पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की बात कही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज की जो प्रेस वार्ता थी वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर ही थी। मैनिफेस्टो जिस तरह से उन्होंने बनाया 13 दिन के अंदर, जिस तरह से उसे जारी किया, ये सारी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि भाजपा का लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। तो वो जनभावना के बारे में बात को जानने की कोशिश की है और ना ही उन्होंने पत्रकारों के सवालों को लेने तक की बात की। दूसरी चीज आप ये देखिए कि 2014 और 2019 में जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें कहीं भी बातों पे कहीं पे भी भाजपा खरी नहीं उतरती। उन्होंने काले धन की बात की, 15 लाख देने की बात की थी कि 15 लाख आ जाएगा, वो गायब है। 100 स्मार्ट सिटी कहीं दिखाई नहीं देती। बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, जो ट्रेनें हैं वो एक्सीडेंट हो रही है लेकिन सरकार को जवाब देने को तैयार नहीं है, वो पूरी तरह से मिसमैनेज्ड है। उनका कुछ अता पता नहीं है। किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, लेकिन ये आय दुगनी नहीं होती बल्कि किसान का जो ऋण है वो दुगना हो जा रहा है। इस देश के अंदर आज हर दिन 2 युवा और 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन जो रोजगार का जिक्र है वो मात्र जो है वो पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में 2 बार आया। तो आप ये देखिए कि ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये घोषणा पत्र नहीं है, एक जुमला पत्र है जिसको 13 दिन के अंदर ऐसे ही तैयार करके। लालकुआं का रुख कर लेते हैं। लालकुआं पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट का क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया और इस दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता हेमंत नरूला के कार्यालय पर एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम कांग्रेसियों सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और इस दौरान दिव्यांग कल्याण समिति के अध्यक्ष संतोष बाबू कश्यप ने भी बीजेपी ज्वाइन किया और अजय भट्ट और क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जन विकास की नीति के तहत लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही सभी लोग मोदी सरकार और धामी सरकार से भी प्रभावित हैं, जिसकी बदौलत बीजेपी का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। बिंदुआ खत्ता राजस्व गांव के मुद्दे पर विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा है कि इस मामले में आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। आचार संहिता के बाद जल्द ही सकारात्मक निर्णय सबके सामने आएगा। नारे वगैरह लगा दो थोड़े। देखिए जो चीजें अभी तक हमने उठाई जनता की मांग थी लगभग पूरी हो गई है। अब जैसे बिंदु खत्ता का मामला है, बग्गा चौवन का मामला है, जमुआ ढूंगा का मामला है, ऐसे कई मामले हमारे पास अभी हैं। तो उन मामलों पर हमारी कमेटी बैठ गई है, हमारे माननीय विधायक काम कर रहे हैं। मैंने लोकसभा में उठाया था, उस पर भी हमारी आगे कार्रवाई हो रही है। एक मेट्रो ट्रेन चलाने का मेरे दिमाग में है तथा रामनगर और हल्द्वानी के बीच में जनरल ट्रेन चले ताकि जिम कॉर्बेट पार्क और नैनीताल पर्यटक स्थल दोनों जुड़ जाएं, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन की बूम आ जाए। देखिए जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ कार्य जो शुरू होने बाकी हैं उनमें माननीय मंत्री जी ने जैसे इस लालकुआं रेलवे स्टेशन के और विस्तार की बात कही है, इसमें और नई ट्रेनें चले, यहाँ और सुविधाएं यात्रियों को मिले। ये क्योंकि कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और अधिकांश ट्रेनें जो है यहाँ से पहले संचालित होती थी, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय मंत्री जी का विजन ये है कि इसको और बेहतर बना के यहाँ पर ट्रेनों की सुविधा बढ़ाई जाए ताकि यहाँ से लोगों को सुविधाएं मिले। जिक्र चुनावी तैयारियों को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने राज्य की जनता से बीजेपी के 5 प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है और पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कार्यों की जमकर सराहना भी की अपने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी सरकार की सही नीतियों के चलते ही पहाड़ों पर सुविधाओं को विकसित किया गया और मोदी ने यह भी कहा कि पलायन रोकने के लिए सरकार ने पहाड़ों में सुविधाओं का जाल बिछाया और पहाड़ पर सड़क, रेल, रोपवे और हवाई क्षेत्र को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम सरकार ने उठाए। प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ रही है और इसके लिए पहाड़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना होगा। देखते हैं ये रिपोर्ट।
उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य का सियासी पारा गर्माता जा रहा है। चुनावी प्रचार के मामले में भाजपा अपने विरोधी दलों से काफी आगे नजर आ रही है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बार कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि डबल इंजन की सरकार में देश और प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने दावा किया है कि उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन रुका है। सरकार ने पहाड़ों में सुविधाओं का जाल बिछाया है। पहाड़ पर सड़क, रेल, रोपवे और हवाई क्षेत्र को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं, जिससे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ रही है। 20 लाख यात्री केदारनाथ के दर्शन के लिए आए। अगर पूरी 4 धाम यात्रा की बात करें तो पिछले वर्ष 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड की यात्रा की। पिछले वर्ष ही मैंने मानस खंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की। लोगों को हिमालय में स्थित ऐसी अलौकिक जगह को देखने का अवसर मिला, तब वहां भी सैकड़ों यात्री पहुंचने लगे हैं। पर्यटन का ये विस्तार सिर्फ एक सेक्टर का विस्तार नहीं है। पर्यटन बढ़ने का मतलब है रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर। साथियों, उत्तराखंड में हो रहे इस विकास ने अब पलायन की खबरों को बीते दिन की बात बता दिया है। वहीं एक ओर जहां प्रधानमंत्री पहाड़ों से पलायन रुकने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पलायन आयोग की ही रिपोर्ट में पहाड़ से लगातार पलायन का दावा किया गया है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में हर रोज औसतन 230 लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं, जबकि 2018 से पहले तक यह आंकड़ा 138 था। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में वर्ष 2008 से 2018 के बीच कुल 5,02,717 लोगों ने पलायन किया, जबकि पलायन आयोग के गठन के बाद 2018 से 2022 के बीच बीते 4 वर्षों में ही यह आंकड़ा 3,35,841 पहुंच गया है। बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। वहीं राज्य में पलायन के मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। तो सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तराखंड में काफ़ी चीज़ें अभी सुविधाएं नहीं है। जैसे कि मैं मेन बात करना चाहूँगा कि रोजगार का ये कि पहाड़ों में न तो शिक्षा से लेके बात हो रही है, न तो स्कूलेज में टीचर्स की सुविधाएं हो रही है। पहाड़ में रोजगार के लिए सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पहाड़ों में अच्छे बड़े बड़े होटल्स खोले जाए, पर्यटन की चीज़ें खोले जाए, जिससे लोगों को आमदनी के लिए पैसा आया जा सके। पूरे पहाड़ खाली हो गए, गांव के गांव खाली हो गए। कोई व्यक्ति मर जा रहा है तो उसको कंधा देने के लिए 4 लोग नहीं मिल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने पलायन रोक दिया। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया? गुजरातियों को ला करके केदारनाथ के पुनर्निर्माण में, बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण में जो उनका मूल स्वरूप था उसको बिगाड़ने का काम, सिलक्यारा के टनल में जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा खा गए, वहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह रहे हो? 4 धाम जो परियोजना चल रही है ऑल वेदर रोड के नाम पर, जितनी दुर्घटनाएं और जितनी मौतें पिछले 10 वर्षों में इन बॉर्डर रोड्स में हुई, इन ऑल वेदर रोड में हुई, उतनी पूरे 60 साल में नहीं हुई। पूरे प्रदेश का हाल बुरा है और प्रधानमंत्री जी पता नहीं कहाँ की हवा की बात कर रहे हैं, न जाने कहाँ की बात कर रहे हैं। तो सारी शिगुफे हैं और केवल जुमले हैं। मैं समझता हूँ न पलायन रुका है, न विकास हुआ है। पूरे प्रदेश का बुरा हाल है, बेरोजगारी का बुरा हाल है और बेरोजगारी के कारण ही नौजवान पलायन कर रहा है। कल प्रियंका गांधी जी
पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि देखो, ये कांग्रेस का जो भी आरोप है वो निराधार और असत्य आरोप है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से पहाड़ का विकास बहुत तेजी से हुआ है। अब आप सोचिए, कभी कल्पना कोई कर सकता है कि पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कभी कोई कल्पना कर सकता था? जो अंग्रेज भी जिस काम को नहीं कर पाए, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक आज पहाड़ में रेल चल रही है, तो ये कभी कल्पना हो सकती थी क्या? कैसे कांग्रेस इस बात को बोलती है? हमने श्रीनगर में NIT का काम शुरू करा दिया है, श्रीनगर में विश्वविद्यालय शुरू करा दिया है, एक नया विश्वविद्यालय हमने जो है कि सरकारी शोभन सिंह जीना जी के नाम से अल्मोड़ा में शुरू किया है। एक नहीं अनेकों काम ऐसे पहाड़ में, अगर मैं काम गिनाने लगूंगा तो घंटे लग जाएंगे। तो जब ये काम हमने शुरू किए हैं तो इन कामों के शुरू करने के आधार पर ही तो पलायन रुक रहा है। तो इसलिए जो उनका कहना कि भाई पलायन तेजी से बढ़ रहा है, ये गलत है, ये निराधार और असत्य है। ऐसे कोई आंकड़े भी नहीं है जो वो कह रहे हैं। लोग गाँव में रहना चाहते हैं, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सरकार दे रही है, अच्छी शिक्षा सरकार दे रही है, अच्छा स्वास्थ्य सरकार दे रही है, एयर कनेक्टिविटी से सरकार जोड़ रही है। तो ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही असत्य और मैं कह सकता हूँ निराधार आरोप है। कुल मिलाकर एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहाड़ों से पलायन रुकने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पलायन आयोग की रिपोर्ट में ही साल दर साल पलायन के बढ़ते ग्राफ का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के दावे हवा हवाई हैं? आखिर क्यों पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आ रही? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।